लुबना और मैं अलग अलग बरादरी के थे, लेकिन फिर भी घर वालों को ज़बरदस्ती मना लिया और हमारी शादी हो गई। शादी हमारी एक जंग लड़ने जैसी थी जिसको हमने जीत लिया था। हम बहुत खुश थे। शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देख के बड़ी देर हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन उन कह कहों के पीछे की फिक्र हम दोनों के चेहरों पर थी। शादी चूंकि जल्दबाजी और खानदान वालों की नाराजगी में हुई थी, सो मुंह दिखाई के पैसे मेरे पास नहीं थे। मैं उस टाइम कोई जॉब नहीं करता था। एक दोस्त से उधार लेकर सोने की एक हल्की सी रिंग उसे दी, जिसे उसने ये कहकर वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है उससे भी वाकिफ हूँ। जब खुद दिला सकोगे तब लूंगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वह जरूर पूरी करूंगा। उसने कुछ देर बाद कहा कि जिंदगी में दो ही ख्वाहिश हैं, शादी तुमसे ही हो और शादी के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और पहली ख्वाहिश पूरी हो गई, तुम मेरे सामने हो। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पर औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। वह जंग लड़कर आई थी। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त के हवाले से मुंबई में एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था, सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था। अब्बू से मुझे 10,000 रुपए मिले। अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाब में मसरूफ था तो वह मेरे पास आई। उसने अपने जोर से बंद मुट्ठी खोली और मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास रख लो। यार, मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता है नहीं है। खामोश हो गया क्योंकि पैसों की जरूरत मुझे थी। वह मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लान की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या तुम्हारी गंदम गांव से आती है ना? हाँ, तुम ऐसा करो, इन पैसों से गंदम ले लो, घर के लिए भी लेनी है, गांव में तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, उससे बात की है मैंने, उसको जरूरत है। तुम यहाँ गार उठाकर वहाँ दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वह बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे एक बिजनेस प्लान समझा रही थी। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था। प्लान कामयाब रहा। ये प्लान हमने घर वालों से महफूज रखा। पैसे लेकर जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चे गल्ला तोड़ने के बाद गिनते हैं। हमें 350 के हिसाब से 6,300 मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2,000 मैंने उसके मना करने के बावजूद उसके हाथ पर रखा, क्योंकि असली तौर पर वह उसी की कमाई थी। अगले हफ्ते मैं उसे छोड़कर मुंबई निकल गया। मेरे लिए ये शहर अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा। बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और महीने के खर्चे का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतजिर बीवी भी थी और एक तनख्वाह से मुझे मेरा गुजारा होता मुश्किल नजर आ रहा था। पता नहीं ये उसकी मोहब्बत थी या जिम्मेदारी। मैंने सोचा कुछ न कुछ तो करूंगा ही। उसने अगर मेरे भरोसे सब छोड़ा है तो उसका भरोसा नहीं टूटने दे सकता। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से वहाँ एक रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिल गई। होता ये था कि सुबह 7 से शाम 5 मैं कॉल सेंटर में होता था। वहाँ से आकर सो जाता था और रात 12 से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पर रेस्टोरेंट। वहाँ से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफी खर्चा बच जाता था। कॉल सेंटर की तनख्वाह
15,000 थी, जो कमीशन मिलाकर 25-26 बन जाता था, और रेस्टोरेंट वाले मुझे 8,000 देते थे। इस इजाफे का मैंने घर नहीं बताया था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ये न करने देती। महीने बाद घर आया तो 12,000 उसके हाथ में रख दिए। उसने चमकती आंखों के साथ 3 दफा गिनती की, फिर उन्हें 2 दफा चूमा और नम आंखों के साथ अपनी अटैची केस में अपना हक समझ के रख लिए। उसकी ये खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महंगी चीज थी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे वहाँ के हालात इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे थे। उसने भी खुद ही मना कर दिया। उसकी दुआएं थी या उसका रिस्क। 2 माह में मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। यहाँ मेरी तनख्वाह 40,000 थी, जो मेरी सोच और ज़रूरियात के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। मेहनत की आदत तो मुझे पहले ही थी, सो फारिग वक्त में मैंने एक पैकिंग कंपनी में नाइट शिफ्ट पर नौकरी कर ली। ये काम रेस्टोरेंट से काफ़ी बेहतर और साफ सुथरा था, और तनख्वाह भी मुनासिब थी। इस नौकरी का मैंने उसे नहीं बताया कि उसको सरप्राइज दूंगा। इस दफ़ा मैं 2 माह बाद घर गया। उसकी सालगिरह थी, और सालगिरह पर एक छोटा सा केक हमने सबके साथ मिलकर काटा। रात को हम जब कमरे में अकेले हुए तो उसे एक डिब्बा पकड़ा दिया। उसने खुशी और हैरत से उसे उलट पुलट कर देखा और पूछा, क्या है इसमें? खुद ही देख लो। ओह अच्छा, मेरे पास भी कुछ है। मैंने हैरत से पूछा, वाकई? क्या? उसने अपनी अटैची से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर मुझे दे दिया। पहले उसने अपना डिब्बा खोला तो खुशी के मारे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। एंड्रॉयड स्मार्टफोन था। उसको फोटोग्राफी और ब्रांडेड सर्च करने का होता था, जिसको वह दोस्तों के मोबाइल से कभी कभार पूरा कर लेती थी। उसने जल्दी जल्दी उसे निकाला, ऑन किया और फोटो खींचा। ये हमारी एक साथ पहली बाकायदा फोटो थी। अब मेरी बारी थी। मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया। ये एक स्मार्ट वॉच थी। उसे मेरी पसंद का बखूबी इल्म था। ये काफ़ी महंगी थी, जिसकी मैंने ज़िंदगी में हमेशा ख्वाहिश की थी। उसने अपने खर्चे में से कैसे पैसे बचाए थे, ये मेरी समझ से बाहर था। उसके तोहफे के आगे मेरा तोहफा शर्मिंदा हो रहा था। उस रात हमने अपनी तन्हाई को एंजॉय किया। औरतें घरदारी के मामले में बहुत दूर देश होती हैं। वे अपने हम सफ़र के साथ बच्चों के नाम, हत्ता के होने वाले घर के पर्दों और चादरों के डिज़ाइन तक शादी से पहले सोच लेती हैं। हमने शादी की पहली रात ये वादा किया था कि बच्चों के बारे में जब सोचेंगे जब उनको खुद से बेहतर ज़िंदगी दे सकें। हमारी अगली कोशिश अपने घर के लिए थी, जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से छुप के कोशिश कर रहे थे। उसने भी एक प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड में टीचिंग शुरू कर दी थी, और घर में भी कुछ बच्चे पढ़ने आ जाते थे। अम्मी इस मामले को लेकर कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी। बहनें जवान हो रही हैं, उनका तुम्हें ख्याल नहीं, क्योंकि मैं घर में थोड़ा खर्चा देता था, लेकिन सास बहू की वही असली लड़ाई कि सारा खर्चा हमारे हाथ में हो। उसने इस हवाले से कभी घर बहस नहीं की और अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खुद ही अम्मी को दे देती थी। इसका भी हल हमने ऐसे निकाला था कि एक दिन मैं घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझकर इस बात पर खूब लड़ाई की कि खर्चा घर नहीं देगी। वह जवान है, नई ब्याही है, सो इसकी अपनी भी ज़रूरियात है। वालिदा गरज बरस के चुप हो गई। जबकि तनख्वाह आई तो उसने खुद ही वालिदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वह तो कहते रहते हैं। माँ खुश हो गई कि कैसी फरमादार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का था। 2 साल बाद आखिर वह दिन आ गया जिसके लिए उसने और मैंने मेहनत की थी। ये भी उसका बर्थडे सरप्राइज था। शहर के एक पॉश इलाके में 4.5 मार्ले का एक प्लॉट। उसको जब मैंने बताया कि ये तुम्हारा है
تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پر گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دوہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پر آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگنینسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں اس کو لے کر کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالات نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی۔ میں اسے لے کر اسپتال بھاگا۔ میری حالات یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے، اور میں ننگے پیر اسپتال میں اس کو اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا، جس کا جواب واجب تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کر مجھے دگا دی گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحفوں پہ بھاری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا۔ آج بھی جب میں اپنی بیٹی کو اس پوش علاقے میں خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا، ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے جس پر اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔